नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनाल ईथर, जिसमें इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ईथर क्या है और ईथर का वर्गीकरण किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ईथर का नामकरण कैसे करते हैं और इसमें समावयवता कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण और ईथर में मिलने वाली समावयवता। तो देखिए, पहले हम देखेंगे ईथर का नामकरण। आइए हम देखते हैं कि ईथर का नामकरण हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ईथर है CH3OCH3, ये हमारे पास ईथर है। अब प्रश्न उठता है इसका नाम क्या है। ध्यान देंगे, हमारे पास जो ईथर है इसके दो नाम मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा सामान्य नाम, दूसरा मिलेगा IUPAC नाम। क्या मिलेगा? पहला सामान्य नाम मिलेगा, दूसरा IUPAC। तो देखिए सामान्य नाम, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये यौगिक है, यौगिक, और ये है आपका सामान्य नाम, सामान्य नाम, और एक है आपका IUPAC नाम, IUPAC, ये आपके नाम। तो आप इसको पढ़ेंगे, मतलब ये नाम को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? सामान्य नाम और IUPAC नाम। देखिए स्लाइड में ये नाम कम स्पष्ट आ रहा है। चलिए अब ये हमको क्लियर रूप से दिखाई देने लगा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो यौगिक है CH3OCH3, उसका नाम होगा डाईमेथिल, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक बार और यहाँ पर एक बार, तो होगा आपका डाई। डाई मतलब CH3 आपका दो बार है, और CH3 को हम क्या कहते हैं? CH3 को हम नाम देते हैं क्या? मेथिल। तो नाम होगा डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। इसका सामान्य नाम क्या होगा? डाईमेथिल ईथर। और IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि IUPAC नाम कैसे निकालते हैं। देखो, इसमें आपका CH3 एक बार है और यहाँ CH3 है, तो इतने को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, इतने को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। जब इतने को हम इकट्ठा कर लेंगे तो देखिए कार्बन यहाँ पर एक बार है, तो हम इसमें लिखेंगे मेथॉक्सी। क्या जोड़ेंगे लास्ट में? हम ऑक्सी शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? ऑक्सी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप कहोगे मेथॉक्सी, तो आप लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन, मेथेन। क्योंकि मेथेन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक बार है। देखिए मेथॉक्सी, मेथ धन ऑक्सी, मेथॉक्सी, और ये CH3 एक बार है, इसलिए हमने क्या कह दिया? मेथेन। तो हमने इसका नाम दिया IUPAC में मेथॉक्सी मेथेन। अब देखिए दूसरा, अगर हमारे पास यौगिक है C2H5OC2H5, देखिए C2H5 ऑक्सीजन, C2H5। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आपका, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपका होगा एथिल। यहाँ पे कई बार है? दो बार है। एथिल यहाँ पे दो बार है, इसलिए हम कहेंगे डाई। क्या चीज दो बार है? एथिल है, तो लिखोगे एथिल, डाई एथिल ईथर। तो इसका सामान्य नाम जो है वो क्या हो जाएगा आपका? डाई एथिल ईथर। इसका सामान्य नाम हो जाएगा। सामान्य नाम क्या होगा इसका? डाई एथिल ईथर। अब आइए हम आगे देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, इतने को C2H5 ऑक्सीजन, इनके मतलब इतने को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब होगा क्या? यहाँ पे कार्बन दो है, इसलिए हम कहेंगे एथॉक्सी। कार्बन एक था, मेथॉक्सी, दो कार्बन हो गए तो एथॉक्सी, तो कहेंगे एथॉक्सी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे C2H5, अर्थात कार्बन दो बार है, अर्थात कार्बन वहाँ पे दो बार है, तो हम कहेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथेन।
एथॉक्सी एथेन, तो इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। तो हमने 2 को देखा। अगला देखिए हमारे पास यौगिक है CH3 ऑक्सीजन C2H5। ध्यान से देखिएगा, ये असममित ईथर का उदाहरण है। ये असममित ईथर का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर मेथिल है मतलब CH3 है, और यहाँ पर C2H5 मतलब एथिल है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम नाम रखेंगे तो क्या होगा, इतने पद को हम इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मेथॉक्सी। इतने को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो मेथॉक्सी। हम इसकी बात कर रहे हैं तो लिखेंगे आप मेथॉक्सी। ये हमने काम यहाँ तक कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, तो हमने अभी तक क्या बनाया इसमें, मेथॉक्सी। और आपके मन में प्रश्न होगा IUPAC पहले क्यों बता रहे हैं। देखो सामान्य बताएंगे, पहले IUPAC हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेथॉक्सी कर दिया, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कार्बन एक बार था, हमने मेथॉक्सी कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे कार्बन कई बार है, तो यहाँ पे आपके पास 2 बार है, C2H5 है, इसलिए क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे आप एथेन। क्या कर दोगे, एथेन कर दोगे। तो ये चीज आपने देखा। और देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सामान्य नाम में होगा मेथिल एथिल ईथर। क्या होगा, मेथिल एथिल ईथर। एक और देख लेते हैं, C2H5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे होगा आपका C4H9। ये हमारे पास यौगिक है C2H5 ऑक्सीजन C4H9 ये। अब देखिए इसका नाम आपको देना है, तो पहले हम बात करेंगे सामान्य नाम की। सामान्य नाम में क्या होगा, देखो यहाँ पर जुड़ा है एथिल, और यहाँ पे है क्या, 4 कार्बन, अर्थात यहाँ पे C2H5 लिखेंगे हम एथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कार्बन कितनी बार, 4 बार, तो ब्यूटिल, एथिल ब्यूटिल ईथर, एथिल ब्यूटिल ईथर। ये हमारे पास सामान्य नाम मिल गई। हमको यहाँ पर क्या मिला, सामान्य नाम मिल गया। अब हम आगे देखेंगे कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इतने भाग को हम इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पर इतने भाग को यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा आपका 2 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे एथॉक्सी। क्या लिखेंगे, एथॉक्सी शब्द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ क्या जोड़ेंगे, इसमें कार्बन है 4 बार, तो ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ये यौगिक दिया गया है C2H5 ऑक्सीजन C4H9 यौगिक दिया गया था, सामान्य नाम होगा एथिल ब्यूटिल ईथर होगा, और IUPAC क्या होगा, एथॉक्सी ब्यूटेन होगा। आइए एक और हम देख लेते हैं इसी क्रम में, C3H7 ऑक्सीजन C3H7। अब इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, C3H7 कई बार है यहाँ पर, ये है आपका 2 बार, तो डाई प्रोपिल ईथर। क्या नाम होगा, डाई प्रोपिल ईथर। तो हमने देखा C3H7 ऑक्सीजन C3H7 कई बार है, 2 बार है, तो डाई प्रोपिल ईथर ये हमारे पास है। और उसके बाद IUPAC नाम में क्या होगा, इतने को हम अंडरलाइन में कर लेंगे, इतने को हम अंडरलाइन में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपॉक्सी। क्या होगा, प्रोपॉक्सी। और यहाँ पे कार्बन कई बार है, 3 है, तो नाम होगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ईथर जो है उसका नामकरण, और 2 पदों में हमने देखा, एक सामान्य नामकरण और एक IUPAC नामकरण। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आएगा आपका कि ईथर में कौन कौन सी समावयवता मिलती है, मतलब ईथर में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि रसायन विज्ञान जो भाग 2 है आपका कार्बन रसायन, इसको यदि आप लिख करके बार बार लिखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए,
तब आपको याद होगा और समीकरण को समझिए, अन्यथा आप लोग पढ़ेंगे मौके पर तो याद रहता है, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और यही खासियत है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी कार्बनिक रसायन अर्थात कार्बनिक रसायन की क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर समीकरणों को आप बार बार लिखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, समझ कर लिखिए और लिख कर पढ़ने का अभ्यास कीजिए, तो इसमें आपको इंटरेस्ट होगा, ये पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, अन्यथा ये आपको सबसे खराब विषय के रूप में आपको महसूस होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन क्या मिलते हैं, मतलब समावयवता मिलती है। तो पहला हम देखेंगे इसमें क्रियात्मक समावयवता। पहला हम क्या देखेंगे, पहला हम देखेंगे क्रियात्मक समावयवता। तो आइए हम देखते हैं कि क्रियात्मक समावयवता क्या होता है। देखिए क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। प्रश्न उठता है क्रियात्मक समावयवता क्या है, तो आप कहोगे क्रियात्मक समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी यौगिक का अणुसूत्र समान होगा, जिसमें किसी यौगिक का अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसकी रचनाएं अलग अलग हो जाएंगी और अलग अलग होने के कारण उसके क्रियात्मक समूह भी बदल जाएंगे, जिससे यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में विभिन्नता आ जाती है। पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे क्रियात्मक समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र तो समान रहते हैं लेकिन उनके क्रियात्मक समूह में विभिन्नता आ जाती है, बदलाव हो जाता है, जिसके कारण उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसी प्रकार की समावयवता को हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक समावयवता। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा यौगिक, मान लीजिए CH3 CH2OH, ये क्या है, ये है आपका एथिल एल्कोहल। क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल को तो लिख दिया और चाहें तो आप थोड़ा सा परिवर्तन करके आप बना लेंगे, आप क्या यहाँ पर डाईमेथिल ईथर, क्या बना लेंगे, डाईमेथिल ईथर। तो देखिए CH3 CH2OH, ये क्या आपका, ये है आपका एथिल एल्कोहल अर्थात पीने वाली शराब है, इसका गुणधर्म अलग होगा। और यहाँ पर हमारे पास है CH3 ऑक्सीजन CH3 मतलब डाईमेथिल ईथर। तो हमने देखा कि इन दोनों यौगिक का जो सूत्र होता है वो सूत्र आपका होगा C2H6O। सूत्र क्या है आपका, C2H6O है। तो इस सूत्र द्वारा हमने दो प्रकार के यौगिक को बनाया जिसका अणुसूत्र समान होता है हम देखें, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। और ये जो बना है ये है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये है आपका डाईएथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, गलती हो गई, नाम थोड़ा आपको सुधार लेंगे तो होगा यहाँ पे डाईमेथिल ईथर। यार अभी तक तो यही आप लोग को बताए हैं कि नामकरण पूरा प्रक्रम बताए, तो उसमें आप लोग सही कर लेंगे। CH3 दो बार है तो डाईमेथिल ईथर कर देंगे आप। तो आपने यहाँ तक देखा। अब देखिए कि आगे क्या है, इसमें और कौन कौन सी समावयवता मिलती है और इसके उदाहरण और क्या क्या है। तो अब हम दूसरी समावयवता देखेंगे जो है आपका मध्यावता समावयवता। मध्यावता समावयवता। देखिए मध्यावता समावयवता क्या होती है, आप कहोगे यह समावयवता ऐसी समावयवता होती है जिसमें जो मध्य में या बीच में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, मध्य में या बीच में कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है, तो क्या होता है उसके स्थानांतरण के द्वारा, उसके परिवर्तन के द्वारा क्या होते हैं आपके यौगिक के गुणधर्म बदल जाते हैं और उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है,
हम देखते हैं यहाँ पर डाई एथिल ईथर। देखिए क्या देखेंगे हम देखेंगे डाई एथिल ईथर और ये बना लेता है आपका इस प्रकार से CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 ये बना लेता है। अब मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बदलाव किया तो ये क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा, ये बदलाव करके आपका नया यौगिक बना लेता है और ये बनाएगा आपका देखिए CH3 ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3 बना लेगा। है वही चीज़, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हुआ, इसमें एक कार्बन दो कार्बन, मतलब दो कार्बन के बीच में क्रियात्मक समूह लगा है। इसमें एक कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में लगा हुआ है क्या, OH और ऑक्सीजन का क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो यही क्या है, यही समावयवता की मध्यावता समावयवता कहलाती है। तो हमने इतनी देर में देखा ईथर के में कौन कौन समावयवता पाई जाती है। अब हम देखेंगे ईथर को बनाने की विधियाँ कि हम ईथर को किन किन विधियों द्वारा या कैसे हम ईथर को बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो सबसे प्रसिद्ध है और बहुत कॉमन है, तो आइए हम देखते हैं ईथर बनाने की पहली विधि। ईथर बनाने की जो पहली विधि है वह है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। इसी द्वारा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया से या द्वारा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा क्या हम बनाएंगे, डाई एथिल ईथर बनाएंगे। तो आप कहोगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे सोडियम एथॉक्साइड। क्या लेंगे आप, सोडियम एथॉक्साइड, मतलब RONA को लेंगे यहाँ पर। तो हमने ले लिया सोडियम एथॉक्साइड को और क्रिया कराएंगे RX के साथ, मतलब हेलो एल्केन के साथ। तो आप कहोगे जब किसको, सोडियम एथॉक्साइड को, जब सोडियम एथॉक्साइड को हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तब ये Na और यहाँ से X बाहर निकल जाएंगे। तो जब Na X बाहर जाएगा, ऐसे अपना निकल दीजिए, Na X ये बाहर चले गए। अब बचा कौन, ROR। तो यही क्या बना लिया आपका ईथर। ये सुन लीजिए, ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड और आप कहोगे ये है आपका हेलोजन, क्रिया कराओगे तो ईथर बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। तो हमने पहले पद से देखा कि ईथर को हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसी में ये जो आपकी मॉडल क्रिया थी, अब और क्रिया देखिए CH3O सोडियम मेथॉक्साइड, ध्यान देना ये एल्कोक्साइड है, ये सोडियम मेथॉक्साइड है और यहाँ पर हमने लिया CH3Cl। अब क्या होगा, ये बनाएगा आपका CH3O बनाएगा, साथ ही साथ NaCl बाहर चला जाएगा। क्या होगा, NaCl बाहर चला जाएगा। हिंदी में आप परिभाषा लिखोगे तो आप कहोगे जब किसको, सोडियम मेथॉक्साइड को मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर। कौन ईथर बनेगा, डाई मेथिल ईथर बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ईथर बनाना। एक अभिक्रिया और हम देखते हैं इससे संबंधित, ये हमारे पास है CH3 CH2 और ONA यहाँ लगा दीजिए। तो हमने लिखा सोडियम एथॉक्साइड, ध्यान देना ये क्या था, एल्कोक्साइड और यह सोडियम एथॉक्साइड, नहीं कंफ्यूजन होगा आपको, पुनः ध्यान दीजिए, सोडियम एथॉक्साइड है और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। अब क्रिया कराएंगे हम C2H5Br, इससे C2H5Br। तो ये बनाएगा क्या आपका, बनाएगा C2H5O, मतलब ऑक्सीजन यहाँ रहेगा और C2H5। तो ध्यान दीजिए C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 ऑक्सीजन, ये मिला आपको
डाई एथिल ईथर क्या मिला, डाई एथिल ईथर मिला तथा NaBr क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा जब इसको सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमें जो प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर होगा। क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा विलियमसन संश्लेषण क्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर को बनाना या ईथर को बनाना। अगला हम देखते हैं तो एथिल ईथर बनाने के अगले क्रम में हम देखेंगे क्या कि जो अगला पद है वो है आपका एल्कोहल से। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम क्या बनाएंगे, ईथर को बनाएंगे। जैसे हमारे पास है CH3 ऑक्सीजन, CH3CH2OH है, CH3CH2OH है प्लस OH CH2CH3 है, ये हमारे पास है। तो होगा क्या, ये भी आपका एथिल अल्कोहल है और ये भी आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे यहाँ से इसको गायब कर देंगे, इसको यहाँ से गायब कर देंगे, जल बाहर चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3CH2, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ पर, फिर CH2CH3 प्लस जल बनाएगा। तो पुनः ध्यान दीजिए आप, ये हमारे पास है CH3CH2OH CH2CH3 मतलब एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल के दो अणु को हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो जल का अणु यहाँ पर बाहर निकल गया, जल का अणु यहाँ पर बाहर निकल गया और क्या बनता है आपका, डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। उसी प्रकार हम एक और देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर CH3OH ये है हमारे पास। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो आप कि जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा, जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा तो होगा क्या, देखिए आप, बनेगा आपका CH3 ऑक्सीजन CH3 ये बना लेगा आपका। तो आप कहोगे कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से हमने क्या देखा, ईथर को बनाना देखा और यहाँ पे जल बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे जब मेथिल एल्कोहल के दो अणु को हमने गर्म किया आपस में अथवा आपस में क्रिया कराया तो क्या होगा, तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और मेथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है। हमने इस चीज़ को देखा। अब देखेंगे हम इसके आगे। तो अगला क्रम है ईथर बनाने का एथिल हैलाइड से। किससे है, एथिल हैलाइड से। तो आइए हम देखते हैं कि एथिल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, ईथर को बनाएंगे। देखिए एथिल हैलाइड यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पर एथिल हैलाइड है आपका C2H5, क्या है C2H5 और कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे आयोडीन है C2H5I मतलब आयोडो, ये मतलब आई लगा हुआ है, आयोडोएथेन। क्या कहोगे आप, आयोडोएथेन। और क्रिया किससे होगी आपका, टाइलन अभिकर्मक, ये है आयोडोएथेन, क्रिया होगी आपकी टाइलन अभिकर्मक के साथ। तो ये बनाएगा आपका C2H5 को, या यहाँ बना लेते हैं उत्तर C2H5 ऑक्सीजन C2H5। पुनः ध्यान दीजिए आप, ये क्या है आपके पास, ये है आपका 2 लगा हुआ पहले, मतलब 2 अणु है। यहाँ पे है एथिल आयोडाइड और ये है टाइलन अभिकर्मक। अब क्रिया होगी तो बनाएगा आपका डाई एथिल ईथर। क्या बनाएगा, ये डाई एथिल ईथर है प्लस 2AgI बाहर जाएगा। तो आप कहोगे जब इसको एथिल आयोडाइड को किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड अथवा टाइलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तब डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और क्या होता है, और सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो हमने इस विधि से देखा किसका निर्माण, ईथर का निर्माण। अब आगे हम देखेंगे प्रायोगिक विधि कि प्रयोगशाला में हम किस विधि का उपयोग करते हैं या प्रयोगशाला में हम ईथर को कैसे बनाते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रयोगशाला में ईथर निर्माण, प्रयोगशाला
शाला में ईथर निर्माण। तो देखिए प्रयोगशाला में ईथर कैसे बनाते हैं। आप कहोगे प्रयोगशाला में ईथर बनाएंगे, लेंगे C2CH3CH2 डायरेक्ट लिख लीजिए OH, मतलब लेंगे एथिल अल्कोहल। क्या लेंगे? एथिल अल्कोहल। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को बनाने के लिए क्या करते हैं? अल्कोहल को लेते हैं और अल्कोहल को किसके साथ क्रिया कराते हैं? अल्कोहल की क्रिया कराएंगे, अल्कोहल की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल OH3H। ये हमारे पास क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। जब इसी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो होगा कि आपका यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा। क्या होगा? यहाँ से जल के अणु बाहर चले जाएंगे और ये बना लेगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सूत्र होगा आपका यहाँ पर, देखिए क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 ये बनेगा। तो और क्या होगा? जल का अणु यहाँ पे क्या होगा? जल बाहर चला जाएगा। तो देखिए एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई गई तो क्या हुआ? जल का अणु बाहर चला गया और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो इसके द्वारा बना हुआ है और ये है आपका एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल में से होगा क्या कि एथिल अल्कोहल में से एक H निकलेगा और इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा आपका एक H यहाँ से आएगा, ये बना लेगा H2SO4। क्या बनाएगा? H2SO4 को बना लेगा। अब क्या क्या बचा है? CH3 बचा हमारे पास, CH3 बचा है, CH2 बचा है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? CH2 और CH3 है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था और एथिल अल्कोहल था, अल्कोहल में से एक OH निकला और यहाँ पर जुड़ा H2SO4 बन के बाहर चले गए। और क्या बचा यहाँ पर? CH3CH2 हमने लिख दिया, ऑक्सीजन है हमने ऑक्सीजन को लिख दिया, CH2 और CH3 को लिख दिया। तो इस प्रकार क्या मिला? हमें ईथर प्राप्त हो गया। आइए हम देखते हैं अगली विधि कौन सी है ईथर की। आखिरी और लास्ट स्टेप है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो क्या बनाएंगे हम? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से डाई एथिल ईथर को बनाएंगे। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे पास जो होता है वो है आपके पास क्या? यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे पास है CH3MgI। ये क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और यहाँ पर हम लेंगे किसको? यहाँ पर लेंगे Cl CH2, ये हमने लिया। उसके बाद आपका होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा CH2 CH3। अब क्रिया होगी तो ये बनाएगा आपका MgIOH। क्या बनाएगा? MgICl बना लेगा। तो देखिए I यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला और Mg यहाँ से निकला, तो MgICl ये हमने देखा, ये हमारे पास बन गया अभी। अब बचा क्या हमारे पास है? देखो CH3 बचे हुए हैं, CH2 बचे हुए हैं, तो हमने लिखा CH3 CH2। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, फिर है CH2 CH3। पुनः ध्यान दीजिए, लास्ट बार हमें पता है कि क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिए तो आपको बराबर दिखाई देगा। ये आपके पास है CH3MgI प्लस Cl CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। उसके बाद क्रिया करके देगा क्या? देखिए ये देगा आपको CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 प्लस MgICl। तो आप कहोगे जब हम किसको? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया मध्यवर्ती यौगिक के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर मिलता है। और क्या बाहर निकल जाता है? और यहाँ पे हमारा मध्यवर्ती यौगिक के साथ
ऐसे ईथर बनता है और अन्य उत्पाद बाहर जाते हैं। तो आज हमने देखा ईथर बनाने की विधियाँ। अगले भाग में हम देखेंगे ईथर के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। नमस्कार, धन्यवाद।